हेलो स्टूडेंट्स। नोट्स में आगे बढ़ते हुए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है आदर्श विलयन। इसके पहले हमने राउल्ट नियम को पढ़ा हुआ है और हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो नोट्स के अकॉर्डिंग है। तो अगर आप नोट्स अपने पास रखना चाहते हैं वो भी पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप उनके प्रिंट भी निकलवा के अपने पास हार्ड कॉपी भी रख सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले तो आप वो जानकारी लिख लीजिए। आपको मेरी वेबसाइट पर जाना है जिसका नाम है संदीप खरे notes.com। ये वेबसाइट पर आप जाओगे तो आपको 12th के नोट्स मिलेंगे वहां पे। तो जिस भी चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए हैं या फिर आपको पूरे चैप्टर के नोट्स चाहिए हैं तो आपको एक काम करना है। आपको ऐड कार्ड पर सबसे पहले जितने चैप्टर आपको चाहिए उनको ऐड कार्ड पर लगाते जाइए। तो जो जो चैप्टर आपको चाहिए वो आपके कार्ड में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आपको फिर ऑप्शन पे क्लिक करना है व्यू कार्ड। व्यू कार्ड। तो व्यू कार्ड पर जब आप जाओगे ना तो व्यू कार्ड पर आप वहां से नोट्स जो है ले सकते हैं। इसके लिए हमने एक मिनिमम प्राइस रखी है क्योंकि पहले मैंने फ्री में नोट्स दिए थे ऐप पर, लेकिन वहां पे क्या हुआ कि उस ऐप का मेंटेनेंस नहीं हो पाया, उसके लिए भी अलग से खर्चा लगता है। तो वो ऐप जो है अपडेट नहीं हो पाया टाइम से, और वेबसाइट भी बनाई थी जहाँ पे भी वो सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं हो पाई, जिसके लिए अलग से हमें पूरी टीम बिठानी पड़ी। तो इस बार हमने वेबसाइट बनाई है तो उसी का खर्चा उसी में निकलता जाए, इसलिए मैंने थोड़ी मिनिमम प्राइस वहां पे रखी हुई है। तो इतना तो आप खर्च ही कर देते हो तो आप उस चीज को खरीद सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस है। तो आप, और नोट्स बहुत ही दमदार है, नोट्स मैंने खुद लिखे हैं। तो उसी के चक्कर में मुझे सर्वाइकल नेक पेन भी हो गया था, मैंने 6 महीने लगातार राइटिंग की हुई है। तो नोट्स में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। और इंस्टाग्राम आईडी जो मेरी है वहां पे आज अपने पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे भी पहुंच सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद हम लोग आज अपना एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि है यहाँ पे आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन क्या होते हैं? इन्हें हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और इनके जैसे नाम से स्पष्ट है कि ये जो होंगे ये आदर्श कंडीशन होंगे, मतलब ये अच्छे विलयन कहलाएंगे। इन्हें हम ऐसे समझेंगे कि ये सब आदर्श कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो इसका जो आंसर है मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये नोट्स हैं। जो बच्चे वहां पे भी नहीं खरीद पा रहे हैं नोट्स, उनके पास अगर इतना भी वो नहीं है, मतलब इतना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि नोट्स नहीं होंगे, वो खुद से बना सकते हैं, बस उनको खुद से राइटिंग करनी होगी। और ये जो नोट्स हैं, हर वीडियो में मैं आपको ये नोट्स दिखाता हूँ। तो ये नोट्स आप अपने पास खुद से रख सकते हैं। और हाँ, ये लिख सकते हैं आप, और लिख के खुद से भी नोट्स बना सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, जिस जैसे में आप कंफर्टेबल हो। दोनों रास्ते आपके लिए हैं, मतलब आपको यहाँ पे भी नोट्स देख सकते हैं और वहां पे भी। चलिए अब हम यहाँ पे समझते हैं हमारा जो क्वेश्चन है आदर्श विलयन। हमने इसके पहले राउल्ट नियम को डिस्कस किया हुआ है, तो ये राउल्ट नियम को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए अच्छे से समझते हैं, थोड़ा डीपली समझेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आदर्श विलयन क्या होते हैं और साथ में अनादर्श विलयन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और जो डेविएशन होता है, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से इतने अच्छे से कनेक्टेड रहेंगे, इसलिए लगातार के सारे वीडियो लेक्चर आपको देखना है, ताकि एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। और अगर एग्जाम में भूलते भी हो तो कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो आप मन से भी लिख सकते हो। तो आओ शुरुआत करते हैं।
सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंटेनर बनाते हैं जिन्हें हम बीकर भी कहते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे ऊपर से बंद है, ठीक है, ये ऊपर से बंद है। अब मान लेते हैं कि इस कंटेनर के अंदर हम विलायक लेंगे, विलायक, विलायक को हम प्रायः ए से दर्शाते हैं। आपको पता है ना कि विलायक को हम किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। तो विलायक, तो इसमें क्या होगा, केवल ए के मॉलिक्यूल ही होंगे। तो मान लेते हैं कि यहां तक ये भरा हुआ है ऐसा, तो इसमें ए के मॉलिक्यूल होंगे। तो यहाँ पे मैं बना देता हूं, ये ए के अणु और ये सतह के अणु मैंने बनाए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, आपको सुविधा होगी समझने में कि ये ए के मॉलिक्यूल है। ये देखो आप, ये भी ए का ही मॉलिक्यूल है। इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे नहीं है, सब जगह है, मैंने बनाए नहीं है, पूरे में विलायक ही भरा हुआ है तो सब जगह होंगे। लेकिन जो बाष्प दाब होता है वो सतह में जो अणु उपस्थित होते हैं वो भाप बनते हैं। तो यहाँ पे भाप बनेंगे और फिर उसके बाद इसका वजन कम होने लगेगा। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब जितने अणु भाप में बदलते हैं उतने ही संघनित होकर नीचे गिरते हैं। तो इस वाली स्टेट को बोलते हैं साम्य अवस्था। तो यहाँ पे एक प्रेशर डलेगा जिसे हम बोलेंगे कि पी नॉट ए। पी नॉट ए हमने क्यों बोला, क्योंकि ये शुद्ध अवस्था का, इसमें केवल विलायक है, विलेय है नहीं। तो इसे बोलेंगे कि विलायक की शुद्ध अवस्था का बाष्प दाब ये होगा पी नॉट ए, जिसे हम P0A भी कहेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक दूसरा कंटेनर ले लेते हैं। इसको भी ऊपर से बंद कर देते हैं, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, ऊपर से बंद कर दिया। अब इसके अंदर हम विलेय लेते हैं। तो विलेय को बेसिकली किससे प्रदर्शित करते हैं, विलेय को हम बी से प्रदर्शित, विलेय, और इसे हम बी, तो विलेय के कंटेनर में वी है। तो इसकी मान लेते हैं कि यहां तक भरा हुआ है, यहां तक, तो इसके ऊपरी सतह पर यहाँ पे भी मॉलिक्यूल, ये अणु भी बोल लो चाहे मॉलिक्यूल बोल लो एक ही बात है। तो ये बी के होंगे सतह पर, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अंदर भी विलेय है जैसा कि इसमें है, वैसे ही कंडीशन है। और इसी कंडीशन के अनुसार ये भी दाब डालेगा, प्रेशर बढ़ाएगा। तो सतह के अणु पहले बाष्प में बदलेंगे और फिर जितने अणु बाष्प में बदल रहे हैं उतने ही नीचे संघनित होंगे। तो वो साम्य अवस्था की स्थिति बना लेंगे और ऐसी स्थिति में जो दाब होगा उसे हम बोलेंगे पी नॉट बी। पी नॉट बी क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये शुद्ध विलेय का बाष्प दाब, तो इसे बोलेंगे पी नॉट बी। अब यहाँ पे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। यहाँ पे ए का मॉलिक्यूल है, ये भी ए का मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में बॉन्ड होता है, कोई भी बंद हो सकता है, दुर्बल से लेके प्रबल तक कोई भी बंद हो सकता है। इनके बीच में भी बॉन्ड होगा, इनके बीच में भी बॉन्ड होगा और इनके बीच में भी बॉन्ड होगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, बिल्कुल होगा सर, सरफेस टेंशन होता है। तो ये जो बॉन्ड है, अब ये कई प्रकार का हो सकता है, कमजोर हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है। तो हम इसको समझेंगे कि देखो ए मॉलिक्यूल है, इसको मैं अलग से बना देता हूं, ये ए मॉलिक्यूल है, थोड़ा दूर दूर बनाएंगे समझने के लिए। ये दूसरा ए मॉलिक्यूल है, इनके बीच में आकर्षण बल होगा, होगा कि नहीं होगा। उसी तरीके से यहां पे ये देखो, ये बी का मॉलिक्यूल है, विलेय के अंदर ये बी का मॉलिक्यूल है और इनके बीच में भी आकर्षण बल होगा, तभी तो ये सतह पर परत बना रहे। बिल्कुल सही बात है। अब मान लो कि जितना आकर्षण बल यहाँ पे है उतना यहाँ पे है, और जब विलयन बनता है, इसको अच्छे से समझो,
जब यहां पे विलयन बनेगा। ये मान लो हमने ऊपर से बंद कर दिया, ठीक है, ये हमने ऊपर से बंद कर दिया। अब क्या बनेगा यहाँ पे? विलयन। तो विलयन में क्या होगा? विलयन के अंदर यहाँ पे सतह पर क्या होगा? सतह पर एक के मॉलिक्यूल रहेंगे, क्योंकि ये विलयन है, एक के मॉलिक्यूल रहेंगे, और साथ में बीच बीच में बी के मॉलिक्यूल भी रहेंगे, क्योंकि अब दोनों को मिक्स कर दिया है। बताओ समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से नीचे भी रहेंगे, इसी तरीके से नीचे भी रहेंगे। बताओ इस पॉइंट, इस बात से मेरी आप सहमत हो कि नहीं? यहाँ पे मैंने टेक्सचर में बना दिए। बताओ इस बात से आप सहमत हो कि नहीं? ये क्या है? ये है विलयन। विलयन जिसमें ए के मॉलिक्यूल भी हैं प्लस बी के मॉलिक्यूल भी हैं, तो ए और बी को दोनों को मिला दिया तो ये बन गया विलयन। अब जब इनकी वाष्प बनेगी, जब इनकी वाष्प बनेगी तो ए के मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, ये वाले, ये वाले और ये वाले। तो क्या उतने ही जा पाएंगे जितने शुद्ध अवस्था में जा पा रहे थे? आंसर है नहीं, क्योंकि इसको देखिए, ये शुद्ध अवस्था में देखो एक ही परत है, एक ही पूरा, पूरी परत पर एक ही राज था, ये देखो। लेकिन क्या यहाँ पे पूरी परत में एक राज है? तो आप कहोगे सर इसमें ए अकेला नहीं है, ए का राज नहीं है, इसमें तो बी भी सामने आ गया। बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये वाष्प के अणु जब ऊपर जाएंगे तो इनके द्वारा कुछ प्रेशर होगा, क्या हम उसे पी नॉट ए बोल सकते हैं? आंसर है नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि पी नॉट ए तो तब बोलते हैं जब केवल विलायक 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 की मॉलिक्यूल, तब उसे क्या बोलेंगे? पी नॉट ए। यहां पे तो मॉलिक्यूल घट गए क्योंकि उसमें विलेय मिला दिया, इसे बोलते हैं अशुद्धि मिला देना, तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो चीज है इसको हम पी नॉट नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ प्रेशर तो रहेगा, प्रेशर तो रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो प्रेशर पी रहेगा। अब विलायक के अणुओं के द्वारा है तो इसे पी ए बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पी ए। हमने एक नया सिंबल बना लिया जिसे हम क्या बोल रहे हैं? पी ए। बताओ यहां तक क्लियर हुआ? बिल्कुल सर, पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से यहां पे समझो, ये विलेय का मॉलिक्यूल है, ये विलेय का मॉलिक्यूल है, ये भी ऊपर जाएगा ना, ये भी भाप बनाएगा, तो क्या इसे हम पी बी नॉट बोल सकते हैं? आंसर है नहीं सर, बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि पीबी नॉट तो तब बोलेंगे जब लेयर के ऊपर, लेयर के अंदर केवल बी के मॉलिक्यूल हो, केवल और केवल बी के मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पे तो ए भी सामने है। तो इसको भी हमने एक नया सिंबल दे दिया जिसे हम बोलेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे? पी बी, यानी कि विलेय का प्रेशर, विलेय का वाष्प दाब। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करता है? तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला, देखो इसकी थोड़ी सी बात करना जरूरी। साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है राउट। वो कहते हैं कि ये विलयन का प्रेशर कितना बनेगा? तो उन्होंने बताया कि इसमें विलेय का यदि हमें वाष्प दाब चाहिए तो वो डिपेंड करेगा उसके मूल प्रभाज पर, यानी विलेय के। तो पी ए समानुपाती जीटा ए। और यहां पे अगर विलेय का वाष्प दाब चाहिए तो वो किस पे डिपेंड करेगा? तो वो विलेय का मूल प्रभाज पे डिपेंड करेगा, यानी पीबी समानुपाती एक्स या जीटा वी। ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। ये तो राउल्ट का नियम है, बहुत ही सरल है। क्या बोला उन्होंने? कि जो जितना ज्यादा उसके अंदर होगा, जितने ज्यादा उसके मोल होंगे, उसी अनुपात में प्रेशर भी उसका ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ जाता है।
अब बात करते हैं बॉन्डिंग की। राउल्ट का नियम तो हम डिटेल में देख चुके हैं, आज तो आदर्श विलयन पढ़ना है ना, पूरा ध्यान से समझो। अब यहाँ पे बात करेंगे बॉन्डिंग की, तो बॉन्डिंग देखो किन किन के बीच में, अब ए और बी के बीच में है। ए और बी के बीच में बॉन्डिंग है, तो थोड़ा सा हम राउल्ट नियम को साइड में लगा लेते हैं, इसको हमने कर दिया थोड़ा सा ऊपर। अब बॉन्डिंग की बात करते हैं। यहाँ पे ए और ए के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसे आकर्षण बल बोलते हैं, यहाँ बी और बी के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसे आकर्षण बल बोलते हैं। जब विलयन बन जाता है तो अब ए और बी के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे कि अब ए के मॉलिक्यूल यानी विलायक के अणु और साथ में विलेय के अणु के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। बिल्कुल सही बात है, होगा कि नहीं होगा? तो अगर अगर जितना आकर्षण बल इन दोनों का है उतना ही आकर्षण बल इसका है, तो क्या होगा? तो अगर आप यहाँ पे विलायक लेते हो, अगर आप यहाँ पे विलायक लेते हो कितने ml, मान लेते हैं कि 500 ml आपने विलायक लिया, और विलेय लेते हो आप 5 ml, मान लो ऐसे, इसको और सिंपल करने के लिए आप 10 ml मान लो, ठीक है, कितना मान लो? 10 ml। तो विलयन का आयतन कितना होना चाहिए? तो सर विलेय प्लस विलायक, यानी कि 500 ml प्लस 5, 10 लिया है ना, 10 कर लो, 10 ml। तो सर विलयन का जो आयतन होना चाहिए वो 510 ml होना चाहिए, ठीक है। ये एक आदर्श कंडीशन है, समझ रहे कि नहीं? और ऐसी कंडीशन में विलेय का वाष्प दाब विलेय के मूल प्रभाज के समानुपाती होगा, विलायक का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या होती है उसको भी समझो, उसके पहले एक बेसिक पॉइंट आपको समझना है, वो क्या है उसको समझो। यहां पे इसको साफ कर दे। ये जो बॉन्ड है जब विलयन बनता है, ध्यान से समझना, जब विलयन बनता है तो ए और ए के बीच का जो बॉन्ड है इसको तोड़ना पड़ेगा, तभी तो ए का मॉलिक्यूल अलग अलग होगा आपस में, होगा कि नहीं होगा? तो इसको तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है? ऊर्जा देनी पड़ती है। समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से बी और बी के बॉन्ड को भी हमें क्या करना पड़ेगा? सर तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ेंगे ताकि बी और बी अलग हो जाए, तो बी और बी अलग हो गए तो यहां पे क्या हमने दी है? एनर्जी दी, तब जाके फिर ए और बी का इंटरेक्शन हुआ और ए और बी के बीच में आकर्षण बल बना, तभी तो विलयन बनेगा ना। तो ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, दो कंडीशन समझो। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हम बंध को तोड़ रहे हैं, या कुछ क्रियाएं अपने आप होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्वतः होने वाली अभिक्रिया। देखो यहां पे टूटा, बॉन्ड को तोड़ा, यहां पे बॉन्ड बना, जितनी ऊर्जा तोड़ने में लगी उतनी ही ऊर्जा बनने में लग गई। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे ऊष्मा का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, यहां पे ऊष्मा का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि जितनी ऊष्मा हमने दी थी उतनी ही ऊष्मा उसने ले ली। अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझो, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको सरल से सरल समझा पाऊं। अब देखो, अब मान लो इसकी कंडीशन लेते हैं, ये आदर्श कंडीशन है। अब यहां पे समझो कि जब विलयन बन गया तो जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो आयतन में क्या चेंज आएगा? नहीं आएगा। आयतन कब घटता बढ़ता है? अब उसको समझ लो कि आयतन कब घटेगा बढ़ेगा, कि जब ए और ए का मॉलिक्यूल, इसको समझो,
आयतन कब घटेगा बढ़ेगा, कि जब ए और ए के बीच में पहले मान लो कैसे थे, पहले मान लो बी, हमने ये ऐसी वाली लाइन बनाई है, इसका मतलब कमजोर बंध है। विलायक विलायक के अणुओं के बीच में पहले कमजोर बंध हमने बना दिए, और विलेय विलेय के बीच में भी कैसे बंध थे, कमजोर बंध थे। ऐसे समझो, अभी आ जाएगा समझ में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कोशिश कर रहा हूं सरल से सरल। बी के बीच में भी कैसे है, कमजोर बंध है। लेकिन जब ए और बी मिले, जब ए और बी मिले, ऐसे समझो जब ए मिला और बी मिला, ठीक है, ये ए और बी जब मिले तो इनके बीच में एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्स आ गया, और जब स्ट्रॉन्ग फोर्स आया तो ये बी बिल्कुल ए के लेगा आ गया यहाँ पे पास में। समझ में आया कि नहीं, आया समझ में कि नहीं? तो ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गया, तो ये बताओ ये पास पास आ गए, ऐसे केस में क्या होगा कि जब हमने आयतन में कमी हो जाएगी, क्योंकि ये पास पास आ गया, अभी फैले थे दूर दूर फैले थे, लेकिन ऐसे लाखों बॉन्ड जब पास पास आएंगे तो आयतन क्या हो जाएगा बताओ, आयतन हो जाएगा कम, आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। इसका उल्टा भी तो हो सकता है, इसका उल्टा क्या होगा उसको भी समझो, इसका उल्टा क्या होगा उसको भी समझो अच्छे से। ये मान के चलते हैं कि पहले मान लो विलायक विलायक के अणुओं के बीच में अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, और उसी तरीके से विलेय विलेय के अणुओं में भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। लेकिन जब ए और बी पास पास आए, जब ए और बी पास पास आए यहां पे, तो ए और साथ में बी के बीच में दुर्बल बॉन्ड हो गया। तो ये पहले चिपके हुए थे, ये भी चिपके हुए थे, लेकिन अब दूर दूर हो गए। लाखों अणु जब दूर दूर होंगे, जब विलेय और विलायक को मिक्स किया तो लाखों अणु जब दूर दूर होंगे तो आयतन कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बताओ, बढ़ जाता है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो सर ये डिपेंड करेगा किस पे, ये डिपेंड करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या इसमें ऐसा हुआ, क्या इसमें ऐसा हुआ बताओ, नहीं हुआ। इसमें जितना यहां पे बॉन्ड था, जितना यहां पे बॉन्ड था, सर विलयन बनने के बाद उतना ही आकर्षण बल है। तो मिक्सिंग करने पर आयतन में परिवर्तन जीरो के बराबर रहा, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो डेल्टा भी मिक्सिंग, जब हम मिक्स करते हैं तो आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि ये आदर्श कंडीशन, इसमें जितना पहले विलायक विलायक के अणुओं के बीच में आकर्षण बल रहता है, जितना विलेय और विलेय के अणुओं के बीच में आकर्षण बल रहता है, जब इनको मिक्स किया जाता है तो आयतन ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि सेम फोर्स है यहाँ पे। तो ना वो अणु पास पास आए ना वो अणु दूर दूर गए, उतने ही स्थान पे बने रहे। तो डेल्टा भी मिक्सिंग मतलब आयतन में चेंज ही हुआ ही नहीं, आयतन परिवर्तन जीरो के बराबर है, मतलब आयतन परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये एक आदर्श कंडीशन हो गई। साथ में जितनी ऊष्मा इसको तोड़ने में लगी, मान लो इसको तोड़ने में 2 ऊष्मा लगी, इसको तोड़ने में 2 ऊष्मा लगी, और बनने में 4 ऊष्मा लग गई, ऐसे समझ लो, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो जितनी ऊष्मा तोड़ने में देनी पड़ रही है, जब बॉन्ड बना तो उतनी ऊष्मा उसने रिलीज कर दी। इसका मतलब है कि एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच मिक्सिंग ये भी कैसा रहा, जीरो। और ये विलयन राउल्ट के नियम के अनुसार तो चल ही रहे हैं, ये विलयन राउल्ट के नियम अनुसार तो सर चल ही रहे हैं कि विलायक का वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होगा, विलेय के मूल प्रभाज उसके समानुपाती होगा। सही है। तो जब आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग जो आकर्षण बल है वो कम ज्यादा नहीं होगा, तो सही है, राउल्ट का नियम से चलते रहेंगे। लेकिन राउल्ट के नियम से ये विचलित कब होंगे, उसकी चर्चा भी करेंगे अनादर्श विलयन।
तो आदर्श विलयन क्या है पहले तो ये समझो, इसकी जो भाषा है वो कैसे लिखोगे। तो इन सब चीजों को अच्छे से समझते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये पूरा जो है इसको यहां पे रख देते हैं और आदर्श विलयन की जो डेफिनेशन है उसको लिखते हैं। आदर्श विलयन ध्यान से समझना, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, मेहनत करते हो, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आदर्श विलयन, इन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन। चलो ठीक है, आदर्श विलयन की डेफिनेशन कैसे लिखोगे समझो। ऐसे विलयन जो चाहे सांद्रता की स्थिति हो, सांद्रता एवं ताप, टेम्परेचर की सभी परिस्थितियों में, ये जोड़ देना दो शब्द, सांद्रता और ताप, इन्हें सीटी बोलते हैं। तो सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते। देखो हमने बताया था ना, राउल्ट के नियम, राउल्ट के नियम का पालन करते। अब इसका क्या मतलब हुआ वो समझो ध्यान से, कि राउल्ट के नियम का पालन कैसे करते। राउल्ट के नियम का पालन मतलब पी ए समानुपाती एक्स ए तथा पी बी समानुपाती एक्स बी। और अगर हम पी टोटल निकालें पूरा सॉल्यूशन का, तो पी जीरो ए इंटू एक्स ए प्लस, हमने राउल्ट का नियम पढ़ा हुआ है ना, तो यही आंसर आया था ना, पी जीरो बी इंटू एक्स बी का पालन करते। ये पहला पॉइंट हो सकता है आदर्श विलयन की। दूसरा क्या है, डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर जीरो, मतलब आयतन में परिवर्तन नहीं होता है जब मिलाते हैं, मिक्सिंग करते हैं विलय विलायक की। जब मिक्सिंग करते हैं विलय विलायक की तो एंथैल्पी में चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये भी यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना है सर, आपको क्या करना है, यहाँ पे मिक्स बस लिख देना है, मिक्सिंग लिखने की जरूरत नहीं है, चेक करने वाला समझ जाता है। ये देखो, इसके बाद चौथा पॉइंट भी रहता है एंट्रोपी का, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब एंट्रोपी मतलब किसी तंत्र की अव्यवस्था की माप ही एंट्रोपी है। नोट्स में तो हमने नहीं लिखा है ना, उतना इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो आदर्श और अनादर्श दोनों के लिए सेम रहता है, तो वो डिफरेंस नहीं बताता। ठीक है, तो एंट्रोपी में जो चेंज रहता है उसकी प्रायिकता जीरो से ज्यादा रहती है। तो अव्यवस्थित, क्योंकि विलयन अव्यवस्थित ज्यादा रहता है, क्योंकि उसमें विलय भी है विलायक भी है, तो उसमें क्या होगा कि अपन जैसे उसमें अगर सोचे कि विलय का कण आएगा हाथ में, तो ऐसा निश्चित नहीं है। विलय का सोचोगे तो विलायक भी आ सकता है, और विलायक का सोचोगे तो विलय, मतलब उसमें जैसे इसके अंदर हाथ डालोगे विलय विलायक के विलयन के अंदर, तो आपको केवल विलायक के मॉलिक्यूल मिलेंगे, विलय की प्रायिकता जीरो रहेगी। लेकिन इसमें विलय विलायक दोनों की प्रायिकता है मिलने की, इसलिए एंट्रोपी का मान हमेशा जीरो से बड़ा ही होगा, जीरो नहीं होगा कभी भी। तो वो आ सकता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो समझा दिया है, कभी जैसे काम में आ जाए। ठीक है, तो ये आदर्श विलयन है। अब इसको थोड़ा जो नोट्स में उसको पढ़ लेते हैं। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, हालांकि आपके सामने लिखा हुआ है, ऐसे विलयन जो सांद्रता एवं ताप की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, अर्थात पी ए बराबर पी जीरो ए इंटू एक्स ए और पी बी बराबर पी जीरो बी इंटू एक्स। बताओ आया समझ में कि नहीं?
वही है ना। इसमें डेल्टा भी मिक्सिंग, मतलब जब मिक्स करते हैं तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है ऐसे विलयनों में। और डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर 0, मतलब एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं होता। अब ऐसे कौन से विलयन हो सकते हैं, कौन से उदाहरण हो सकते हैं, इनको समझ। आदर्श विलयन के लिए कौन से विलयन होंगे, तो विलेय विलायक कौन से होने चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल भी बहुत जरूरी होते हैं। जैसे ऐसे विलयन लो जिसमें उनका आकार लगभग समान हो और उनकी ध्रुवता भी लगभग समान हो। तो एक उदाहरण है मेथेनॉल प्लस एथेनॉल। ये देखो, इसमें एक सी ध्रुवता वाला OH है नेगेटिव आयन, और लगभग CH3 और C2H5 एक अगला मूलक है। जैसे CH3 मेथिल होता है तो C2H5 एथिल होता है, तो इसके जस्ट अगला वाला अगर मूलक लेंगे तो ज्यादा अंतर नहीं होगा इनमें। और इनकी जो समानताएं हैं, इनके आकार में समानता होगी, तो इनकी जो बंध बनाने की क्षमता है वो भी समान होगी। बंध बनाते समय ये जितनी एनर्जी रिलीज करेगा ये उतनी ही ये करेगा, तो लगभग समान होगा। तो इनमें ए और ए के बीच में जितना बॉन्ड होगा, इनमें बी और बी के बीच में जितना बॉन्ड होगा, विलयन बनने के बाद ए और बी के बीच में भी उतना ही बॉन्ड होगा। तो एक फेमस एग्जाम्पल है ये मैथेनॉल और एथेनॉल, ये आदर्श विलयन की कैटेगरी में आता है। और भी है नोट्स में, तो इन्हीं को क्यों लिया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनमें समान ध्रुवता है। समान ध्रुवता है, प्लस माइनस लगभग समान होने चाहिए, ज्यादा प्लस नहीं होना चाहिए, साइज का ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए मूलक में। जैसे यहाँ पे आर, ये मूलक है, ये भी आर है, तो ये इसका जस्ट अगला मूलक है। आप समझ सकते हो, मैथिल के बाद एथिल, तो इसमें आकार में ज्यादा समानता नहीं है, इसलिए ये ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये आदर्श कैटेगरी में आएगा। ये देखो हमने उदाहरण लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बताऊंगा कि ये देखो एथेनॉल मैथेनॉल का एक एग्जांपल तो ये मैंने बताया। दूसरा ये देखो C2H5Cl C2H5Br। तो देखो C2H5 देखो बिल्कुल मूलक को सेम रखा गया है, R को सेम रख दिया गया है, और Cl और Br की जो ध्रुवता होगी वो लगभग समान होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये हेलोजन है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये हेलोजन है, तो क्लोरीन के जस्ट बिलो ब्रोमीन आता है, तो ज्यादा अंतर नहीं होगा। आयोडीन एस्टाटीन ये पूरा हेलोजन होता है कि नहीं। अगर फ्लोरीन के बाद हम एस्टाटीन ले लेते, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन होता और यहाँ पे क्या हो जाता एस्टाटीन, तो थोड़ा सा अंतर हो जाता। कैसा अंतर हो जाता, क्योंकि इनकी फ्लोरीन की ध्रुवता और एस्टाटीन में कितना फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है ना। लगातार वाले ले लिए इसलिए, तो ये आपके लिए एक ट्रिक बन जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रिक है, इनको मैं यहाँ पे थोड़ा साफ, समझ में आया कि नहीं। ये देखो, एक है बेंजीन और टॉलुइन, इनमें भी ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये बेंजीन का फॉर्मूला है, और टॉलुइन का क्या होता है। टॉलुइन का ये होता है, ऊपर हो जाता है CH3, बेंजीन के ऊपर क्या लगा रहता है, CH3 लगा रहता है, तो ये टॉलुइन का हो जाएगा। तो इनमें ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से इनको करेंगे। इसके बाद एनहेप्टेन एनहेक्सेन, तो ये उदाहरण है बहुत सारे, तो आप इनको एक या दो एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब बात करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनाना है आदर्श विलयन का। चलो ग्राफ बनाना सीख लेते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले आपको ये एक स्ट्रक्चर बनाना है। ये वाला रहेगा विलेय के लिए, ये वाली खड़ी लाइन है विलेय के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ये वाली खड़ी लाइन हो जाएगी विलायक के लिए, कोई भी मान सकते हैं, वो विलायक भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये लाइन विलेय के लिए है तो इसमें अपन को लिखना तो दोनों का है, एक्स ए और एक्स बी यहाँ पे भी लिखना है, और एक्स ए और एक्स बी यहाँ पे भी लिखना है। लेकिन कॉमन सेंस सी बात है जो कि मैंने आपको बताई है कि विलेय वाली लाइन में विलायक का कोई रोल नहीं होगा, केवल विलेय फुल होगा 1। आया समझ में कि नहीं। और विलायक वाली लाइन में क्या जीरो होना चाहिए बताओ, एक्स बी, और विलायक फुल होना चाहिए। जब विलायक, जब यहाँ पे अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है राउल्ट नियम में,
कि पी टोटल जो होता है वो पी जीरो ए इंटू एक्स ए प्लस पी जीरो बी इंटू एक्स बी, यही पढ़ा है कि नहीं? तो अगर इस फॉर्मूले में ये वाले मान रख देंगे तो एक्स ए बराबर 0 रखेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स ए का मान 0 रखा, 0 को गणा पी जीरो में करेंगे तो 0 आ गया, तो क्या बचेगा? पी जीरो बी, और एक्स बी का मान कितना रखना है? 1, तो कितना आएगा? पी जीरो बी। तो इसका जो पीक पॉइंट बनेगा ये बनेगा पी जीरो बी, यहां पे बना लेते हैं पी जीरो बी। टोटल वाष्प दाब किसके बराबर होगा? पी जीरो बी। इसी प्रकार ये वाले मान भी इसी सॉल्यूशन में रखोगे इस वाले सूत्र में, तो क्या आएगा? पी जीरो ए। आपको अच्छे से पता है क्या आएगा? पी जीरो। जरूरी नहीं कि इसके सामने ही लिखो, इसको नीचे ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पी जीरो। अब क्या करना है आपको? यहाँ पे इसका स्लोप बना देना है एक, मतलब इसको इससे कनेक्ट कर देना है और इसको इससे कनेक्ट कर देना है, और साथ में इसको इससे कनेक्ट कर देना। तो ये वाली जो लाइन है वो क्या बताएगी? पी टोटल। मतलब इसको थोड़ा भी ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले ये समझो, ये वाली लाइन क्या बताएगी कि पी ए, इसको मैं अलग से लिखता हूं, यहाँ पे देखो, ये वाली लाइन आपको बताएगी कि पी ए बराबर पी जीरो ए इंटू एक्स ए, क्योंकि ये ए वाली है देखो आप। और ये वाली लाइन क्या बताएगी? पी जीरो बी इंटू एक्स बी, किसके बराबर होगा? ये पी बी के। और ये वाली लाइन क्या बताएगी? पी टोटल, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। पी टोटल यही लिख देना, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ग्राफ में थोड़ा देखते हैं, वही लिखा है कि नहीं? पी टी बराबर पी जीरो इंटू एक्स ए पी बी, ये पूरा वही लिखा है, आप देख पा रहे हो, ठीक है? सबसे पहले ये एक दो लाइन खींची हुई है, ये पी जीरो बी है, ये पी जीरो ए है, यहाँ पे वही सब चीज लिखी है जो समझा है, ये स्लोप वही बने हुए हैं देखो आप। तो बिल्कुल सिंपल है ग्राफ बना, ठीक है? तो वही है, आप चाहे वो देख लो चाहे ये वाला लिख लो, ग्राफ वही है। यहाँ पे ये वाला पूरा उठा के आप लिख सकते हो, जैसे कैसे लिखोगे मैं बता देता हूँ, ये देखो, ठीक है? तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आदर्श विलयन किसे कहते हैं? अब इसके बाद हम इस स्टडी को आगे बढ़ाएंगे, और आयतन में बढ़ोतरी कब होती है और आयतन कब घटता है इसको अच्छे से समझेंगे। तो वो अनादर्श विलयन के अंतर्गत आएगा। और अनादर्श विलयन दो कैटेगरी में आएंगे, मतलब दो प्रकार से होते हैं। एक, दो प्रकार के विचलन या डेविएशन दर्शाते हैं, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।